हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हम लोग क्या वर्ल्ड हिस्ट्री क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और लोग 500 क्वेश्चन की मैंने सीरीज बना के रखी है। पूरे 5 लेक्चर मिलेंगे, 5 लेक्चर में आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या तो आपको 5 लेक्चर मिलने वाले, 5 लेक्चर में आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ध्यान रखना, ये सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एपी का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम हो जहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी आती हो, या कोई जीए जीएस का एग्जाम हो जहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री आती हो, उनके लिए महत्वपूर्ण है। मोस्टली सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू लिए, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने खुद से बनाए हो। मोस्टली इतने एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए तो वहां से मैंने लिए हैं, तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। भैया हाँ, टॉपिक रिपीट हो रहा है, टॉपिक समझ में आ रहा है, और अच्छे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा एनालिसिस भी करते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आता हम लोग देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 149 हो गया था। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहा गया था। तो रॉबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का राज कहा गया था, इसको हमने देखा था, ठीक है ना। कि भैया जो फ्रांस में मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, इनकी नेतृत्व वाली सार्वजनिक सुरक्षा समिति के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है ना। क्या आतंक का राज, क्या सार्वजनिक सुरक्षा समिति, सार्वजनिक सुरक्षा समिति। इसका टाइम पीरियड क्या था बेटा, 1793 से 94। इसको आपको याद रखना है। इन्हें कौन, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े। लुई 16 को कब फांसी दी गई थी, लुई 16 को कब फांसी दी गई थी, 92, 93, 94, 95। कब फांसी दी गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। लुई 16 को 93, 1793 में फांसी दी गई थी, ठीक है ना। आपको पता है फ्रांस में, सॉरी माफी चाहूंगा, फ्रांस में कैसे बुब्रो, बुब्रो वंश का राजवंश था। बुब्रो वंश का, बुब्रो राजवंश का शासन था फ्रांस में। जब फ्रांस में फ्रांस की क्रांति हुई थी, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, उस समय पे लुई 16 में आपको क्या था, शासक था। लुई 16 में आपका शासक था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसे कब, 21 जनवरी 1793 को गिलोटीन पर चढ़ाकर फांसी दी गई, गिलोटीन पर चढ़ाकर मृत्युदंड दे दिया गया। क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। फ्रांस की क्रांति अभी जस्ट मैंने बताया कब हुई थी बेटा। फ्रांस की क्रांति 1789 में, 89 में हुई थी, याद रखना, ठीक है ना। वही फ्रांस की क्रांति कब, 1789 में हुई थी। अच्छा, किसके नेतृत्व में हुई थी, देखो 1789 में हुई थी, और 1790 के दशक में नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के साथ समाप्त हो गई थी। नेपोलियन बोनापार्ट के उदय के साथ समाप्त हो गई थी। फ्रांस की क्रांति ने क्या किया था, राजतंत्र को समाप्त किया था और गणतंत्र को लागू किया था, इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, महिला अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था। 1791 ईस्वी में, 1791 ईस्वी में महिला डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन एंड द ऑफ फीमेल सिटीजन किस महिला ने तैयार किया था, बताओ। अलेक्जेंडा कोटाई, ओलंप दे गूज, एलिजाबेथ केडी स्टेनन, या न्यू कॉर्निया डॉट, किसने तैयार किया था, तो यार रखना, ओलंप दे गोज ने इसको तैयार किया था, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। यह दस्तावेज किससे संबंधित है बेटा, फ्रांस की क्रांति के समय का है। फ्रांस की क्रांति से संबंधित है, जहां पर महिलाओं को अधिकार देने की बात की जाती है। इसमें क्या, महिलाओं को अधिकार देने की बात की गई है, इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का महान योद्धा कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट, एडोल्फ हिटलर, किंग लुइस 16, या बेनोटी मुसोलिनी, कौन था बेटा। तो कौन था आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन है बेटा, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण बात था, ठीक है ना। शुरुआत में सैन्य कमांडर थे, राजनेता थे,
1799 से 1804 में फ्रांस के पहले काउंसलर भी रहे हैं और 1804 से लेकर 14 तक फ्रांस के सम्राट भी रहे। क्या? 1799 से लेकर 1804 तक पहले काउंसलर भी रहे और 1804 से लेकर 1814 तक पहले सम्राट भी रहे। मतलब सम्राट पहले नहीं, सम्राट तो पहले से आया था, यहाँ पे सम्राट रहे। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन है फ्रांस। अच्छा, मैं आपको डेट इतना ज्यादा क्यों बताता हूँ, डेट बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में आती है, इसलिए मैं डेट्स आपको बता रहा हूँ। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दो, फ्रांस में अलग हुआ था, अमेरिका में अलग हुआ था, ब्रिटेन में अलग हुआ था, पूर्णतः अलग हुआ था, शुरुआत में अलग हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 48, 79, 2 या 08? कब हुआ था बेटा? क्या रखना? ये जो घटना है आपकी 1848 की, कब की बेटा? 1848 की है। आपको बता दो 1794 में फ्रांस में जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है, रॉबेस्पियर है, इन्होंने सभी दासों को मुक्त करने के लिए कानून बनाया था। हालांकि वो लागू नहीं हो पाया था। वो जाके कब? 1848 जाके लागू होता है। 1848 से जाके लागू होता है, तब जाके फ्रांस के उपनिवेशों में दास प्रथा को समाप्त किया जाता है। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की थी? मिराबायो वोल्टेयर, मिराबायो शो, मिराबायो मॉन्टेस्क्यू, मिराबायो आबे-सियस? किसने की थी बेटा? पता है कि आपको 145 का आंसर क्या होगा? तो वो पता होना चाहिए यहाँ पे। मिराबादो एंड ओबियसियस। क्या? मिराबादो, मिराबादो व ओवेसियस, ओवेसियस, इसको आपको याद रखना। ठीक है ना? कब हुआ था? 1789 में गठन हुआ था। 1789 में गठन हुआ था। ठीक है ना? क्वेश्चन है कुलीन लड़ते रहे, पुरोहित पूजा करते रहे और लोग भुगतान करते रहे। यह प्रसिद्ध कहावत थी, किसकी थी? कुलीन लड़ते रहे, पुरोहित पूजा करते रहे और लोग भुगतान करते रहे। यह प्रसिद्ध कहावत किसकी थी? मध्ययुगीन इंग्लैंड की, मध्ययुगीन फ्रांस की, मध्ययुगीन रूस की, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 146 का आंसर क्या होगा? बताओ। 146 का आंसर क्या होगा? अब बताना चाहिए। ये मध्ययुगीन फ्रांस की थी। किसकी थी? मध्ययुगीन फ्रांस की बात है। कुलीन लड़ते रहे, पुरोहित पूजा करते रहे और लोग भुगतान करते रहे। ठीक है ना? कुलीन लड़ते रहे, पुरोहित पूजा करते रहे, लोग भुगतान करते रहे। एक प्रसिद्ध कहावत मध्ययुगीन फ्रांस की थी, जो कि उस समय की सामाजिक संरचना को दर्शाती है। सामाजिक संरचना को दर्शाती है कि कुलीन वर्ग क्या था बेटा? योद्धा वर्ग था। कुलीन वर्ग योद्धाओं में संलग्न थे, पुरोहित लोग पूजा में थे, पुरोहित लोग पूजा और धार्मिक कार्यों में संलग्न हो गए थे। ठीक है ना? पुरोहित लोग पूजा और धार्मिक कार्यों में संलग्न हो गए थे आपके। और आम लोग क्या? इन सबके लिए आर्थिक सहायता प्रोवाइड करा रहे थे। ठीक है ना? टैक्स वगैरह दे रहे थे आपको। चलो क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य उद्देश्य क्या था? नेशनल असेंबली का। व्हाट वाज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल असेंबली? राजतंत्र का अंत, गणतंत्र की स्थापना, शासक को फांसी? क्या था बताओ? या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो आपका आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक। जब ये फ्रांस की बात कर रहे हैं, फ्रांस की राष्ट्रीय सभा की बात कर रहे हैं, तो जब 1789 में फ्रांस की राष्ट्रीय सभा का असेंबली का गठन हुआ, ठीक है ना, तो फ्रांस की राजनीतिक संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव आए। जैसे कि सबसे पहले क्या आपका आया? आपकी संविधानात्मक राजतंत्र की स्थापना हुई। संविधानात्मक संविधानात्मक राजतंत्र की स्थापना हुई। राजा की शक्ति को कमजोर किया गया। राजा की शक्ति को कमजोर किया गया। वंशानुगत कुलीन तंत्र को समाप्त किया गया। वंशानुगत जो कुलीन तंत्र चल रहा था, उसको समाप्त किया गया। उसको समाप्त किया गया। सामंतवाद को समाप्त किया गया। सामंतवाद को समाप्त किया गया। चर्च की जमीनों पर कब्जा किया गया। चर्च की जमीनों पर कब्जा किया गया। मनुष्य और नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई।
मनुष्य नागरिक अधिकारों की घोषणा हुई, कराधान कानून को अमान्य किया गया, पुराने कराधान कानूनों को अमान्य किया गया, और सबसे बड़ा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ, ठीक ना, काउंसलर का, ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट बनाते याद है आपको। तो ये सारी घटनाएं राष्ट्रीय सभा ने की थी। राष्ट्रीय सभा का गठन कब हुआ था? असेंबली का, नेशनल असेंबली का 1789 का, बेटा 1789 में गठन हुआ था। इस बात को आपको रखना है। क्वेश्चन है, क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण किसी प्रगति के कारण था? क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण क्या था? कृषि में प्रगति था। क्या आपका सही आंसर है? बताओ। मिश्रित फसलें, बाड़ाबंदी व्यवस्था, बाड़ाबंदी व्यवस्था, आपका फसलों का व्यवसायीकरण, इन कारणों से कृषि की प्रगति हुई थी। तो बिल्कुल तीनों सही है आपके यहाँ पे, उपयुक्त में से एक से सभी हो जाएगा। एक कॉमन सा आंसर, कोई कठिन आंसर नहीं था, ठीक है ना, एक कॉमन सा आंसर था। तो फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि था। क्रांति के बाद फ्रांस में भूमि जुतों की संरचना में बदलाव हुआ। इस बदलाव के कारण छोटे किसानों का विकास हुआ और बड़ी निजी संपदाओं की प्रधानता कम हुई। क्रांति के बाद फ्रांस में औद्योगिकरण की शुरुआत होती है, मशीनों का इस्तेमाल होता है। क्रांति के बाद फ्रांस में मुक्त व अनिवार्य शिक्षा स्थापना की जाती है, मुक्त व अनिवार्य शिक्षा। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में पेरिस पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? बताओ। पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए बेटा। 48, 70, 71, 75? कमेंट आना चाहिए क्या? कमेंट आना चाहिए क्या? इसे 1871 में हुई थी पेरिस कम्यून की स्थापना, 1871 में हुई थी। अच्छा, पेरिस कम्यून क्या है? पेरिस कम्यून है क्या चीज? तो आपको बता दूं, ये मजदूरों से संबंधित परिषद है। क्या? मजदूरों से संबंधित परिषद है, इस बात को आपको रखना है यार। इस पेरिस कम्यून ने फ्रांस पर 2 महीने तक शासन भी किया है, इस बात को आपको रखना है। फ्रांस की राज्य क्रांति का एक नारा नहीं था, समता, बंधुत्व, स्वतंत्रता या न्याय। कौन सा नारा नहीं था? बताओ। कौन सा नहीं था? न्याय। न्याय आपका नहीं था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना थी, बट न्याय जैसा कोई नारा वहां पे नहीं था। फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के आदर्श अपनाया गया था। भारतीय संविधान में भी इन आदर्श को स्थान दिया गया, बट न्याय जैसी कोई चीज वहां पे नहीं थी। नेपोलियन किस देश का वासी था? नेपोलियन था बेटा किसका? बताओ। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का? फ्रांस का रहने वाला था। 15 अगस्त 1769 को ऐसा का जन्म हुआ था। फिर कहाँ पे? कोर्सिका द्वीप पर। अतः मृत्यु कहाँ पे हुई थी? किस द्वीप पे हुई थी? बताओ, लास्ट क्लास में बताया था। क्वेश्चन है, मानव अधिकारों के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? मानव मानव अधिकारों के घोषणा पत्र के बारे में क्या अलग है? गलत है। इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को अपनाया गया था। सभी वयस्क को मताधिकार दिया गया था। अपनी इच्छा अनुसार अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार दिया गया था मानव नागरिक घोषणा पत्र में। तो ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, बट यहाँ पे बी गलत दिया गया। बी तो फ्रांस की क्रांति के दौरान आया था ना, बी तो फ्रांस की क्रांति के दौरान आया था, ठीक है ना। चलो कुछ आगे बढ़ता बोलो। जर्मनी में, अब आता जर्मनी क्वेश्चन। जनवरी में नाजी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? जर्मनी में नाजी यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 21 में, 22 में, 23 में? तो याद रखना, जर्मनी में नाजी यूथ का गठन 1922 में। कब? 1922 में किया गया था, जब हिटलर और उसके समर्थकों में युवा सदस्यों को नाजी विचारधारा और कार्यक्रम से जोड़ने का प्रयास किया गया। यह संगठन बाद में हिटलर यूथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। क्या? हिटलर यूथ के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। हिटलर यूथ, ठीक है ना। तो नाजी यूथ लीग याद रखना कब? 1922 में। इसको हम क्या, हिटलर यूथ लीग भी बोलते हैं। वहां के युवाओं को हिटलर की मानसिकता से जोड़ने के लिए, मंदों से जोड़ने के लिए। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ब्रुनाउ, म्यूनखीन, मेमेल्स या नीस? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था बताओ?
तो हिटलर का जन्म हुआ था ब्रोनाउ ऑस्ट्रिया में। ब्रोनाउ ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ? ब्रोनाउ ऑस्ट्रिया। इसका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर है। एडोल्फ हिटलर का जन्म ब्रोनाउ में हुआ था। तो 20 अप्रैल 8889 में हुआ था। उसकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पे हुई थी? लिंज नामक स्थान पे हुई थी। नाजी पार्टी का नेता था और जर्मनी का तानाशाही शासक था। निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक है? बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, बिस्मार्क या जोसेफ स्टालिन? अगर नाजीवाद के संस्थापक की बात कर रहे हैं, कौन है बेटा? एडोल्फ हिटलर। कौन है बेटा? एडोल्फ हिटलर। ठीक है ना, नाजीवाद के संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना की थी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी विचारधारा का प्रसार किया था। नाजीवाद की विशेषता क्या है? नाजीवाद की विशेषता क्या है? चरम राष्ट्रवाद, चरम राष्ट्रवाद, अधिनायकवाद, और यहूदी विरोधी, और यहूदी विरोधी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हिटलर की आत्मकथा जिसमें जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा व भविष्य की योजनाओं का रेखांकित चित्र किया गया, उसका शीर्षक क्या है? मतलब आपको सीधा बताना है हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या? दो, दास कैपिटल तो होगा नहीं, दास कैपिटल तो होगा नहीं, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र तो होगा नहीं, क्या होगा? मीन काम्फ। क्या होगा? मीन काम्फ। इसमें जर्मनी की राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को बताया गया है। ठीक है ना, तो क्या उसका आंसर मीन काम्फ। ठीक है ना। क्वेश्चन है, किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना की गई थी? तो सिंपल से है, जर्मनी में। कहाँ पे बेटा? जर्मनी में की गई थी। कब? 1920 में की गई थी। 1920 में की गई थी। आ जाओ। 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य गणतंत्र की स्थापना करना था, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य गणतंत्र की स्थापना करना था, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? काउंट क्यूबर, यूसेफ मैसेनी, विक्टर इमैनुअल? बताओ किसके द्वारा? 159 का आंसर क्या होगा? तो आपको पता है यंग इटली की स्थापना, यंग इटली मूवमेंट की स्थापना, एक मिनट, क्वेश्चन खा गए क्या मेरे का? हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन खा गए हम लोग। ठीक है ना। क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? गेरिबाल्डी, मेजनी, विक्टर इमैनुअल द्वितीय या काबर? किसने की थी बेटा? तो याद रखना आपको, मेजनी महोदय ने की थी। कब? यंग इटली नामक संस्था 1831 में जोसेफ मेजनी ने की थी। ठीक है ना, फ्रांस के मार्सिले में की थी। उद्देश्य क्या था? पैरा में इसकी स्थापना कहाँ पे? फ्रांस में हुई थी। स्थापना कहाँ पे हुई थी? फ्रांस के मार्सेल लोकेशन पर, मार्सेले लोकेशन पर हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इटली में राष्ट्रीय चेतना को फैलाकर इटली का एकीकरण करना। ठीक है ना। यह संस्था क्या मोस्टली 18 से लेकर 40 साल के नव युवकों की संस्था थी। इस बात को आपको याद रखना है। 1831 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य गणतंत्र की स्थापना थी, किसके द्वारा शुरुआत किया गया था? अभी अपन ने जस्ट देखा, किसके द्वारा किया गया था बेटा? बताओ किसके द्वारा? यूसेफ मेजनी के द्वारा। यूसेफ मेजनी के द्वारा शुरू किया गया था, फ्रांस में शुरू किया गया था। याद रखना। ठीक है, ठीक है ना, याद रखना। जैसे म्यूजिक के साथ एक और नाम आता है आपका, गेरीवाल्डी। क्या? गेरीवाल्डी, इस बात को आपको रखना। ठीक है ना। और गेरीवाल्डी का दल जो था क्या? लाल कुर्ती कहलाता था। आपसे पूछ सकता है लाल कुर्ती कहाँ से संबंधित है? इटली के एकीकरण से संबंधित है, गेरीवाल्डी से संबंधित है। इस बात को आपको याद रखना है। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्थान बनाई थी? किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्थान बनाई थी? बताओ किसने? मेजिनी ने, एमेनुअल द्वितीय ने, गेरिबाल्डी ने? तो मेजनी महोदय ने, किसने? मेजनी महोदय ने बनाई थी। याद रखना। ठीक है ना। उद्देश्य वही रहेगा कि लोगों में राष्ट्रीय भावना फैलाकर इटली का एकीकरण करना। ठीक है ना। क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यूसुफ मेजनी को,
यूसुफ गैरीबाल्डी को, ऑटोमन बिस्मार्क को। बताओ तो इसमें आंसर आया था ना, एकीकरण के रूप में यूसुफ गैरीबाल्डी को जाना जाता है। यूसुफ गैरीबाल्डी को जाना जाता है। इटली के एकीकरण के जनक यूसुफ गैरीबाल्डी कहे जाते हैं। गैरीबाल्डी ने अनेक सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है हजार बोरो का अभियान। हजार बोरो की सेना, हजार बोरो की सेना का नेतृत्व, ठीक है ना। इसके माध्यम से क्या किया था इन्होंने, सेना द्वारा सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त की थी। किस पर, इटली का जो सिसिली द्वीप है आपका, सिसिली व नेपल्स, इस पर विजय प्राप्त की थी। उनके नेतृत्व में यह सैनिक अभियान इतालवी राज्य के विभिन्न हिस्सों को एकत्रित करने में सफल रहा, जो कि इटली के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण था। क्या ना, इटली के एकीकरण के जनक के रूप में यूसुफ गैरीबाल्डी को जानते हैं। संयुक्त इटली का राजा 1861 में किसे घोषित किया गया था? संयुक्त इटली का राजा 1861 में किसे घोषित किया गया था? विक्टर एमेनुअल, मेजनी, काउंट बेयूर या गैरीबाल्डी? तो सम्राट राजा किसे? विक्टर एमेनुअल को। संयुक्त एकीकरण का एकीकरण, अब यार तीन नाम आपके बार बार आ रहे हैं। एक तो यूसुफ मेजनी नाम आपका आ रहा है, एक गैरीबाल्डी नाम आपका आ रहा है, और विक्टर एमेनुअल आ रहा है। यार है ना, ये आपकी यंग इटली संस्थान से संबंधित है। यंग इटली संस्थान से संबंधित है। भाई साहब ने सैनिक कार्रवाई की थी, सैनिक कार्रवाई। और भाई साहब क्या थे? विक्टर एमेनुअल द्वितीय, द्वितीय क्या थे? राजा थे। इस बात को आपको याद रखना है, इन बातों को आपको याद रखना है। अच्छा, ये पहले कहाँ के राजा थे? यदि मैं पूछूं आपसे, इटली का राजा बनने के पहले भाई साहब कहाँ के राजा थे? तो सार्डिनिया के। इटली का एक प्रांत है सार्डिनिया, सार्डिनिया के राजा कहे जाते हैं, याद रखना। मार्को पोलो किस देश का वासी था? मार्को पोलो किस देश का वासी था? तो वेनिस निवासी होते हैं, वेनिस निवासी। फ्रांस, जर्मनी, उत्तरी अमेरिका, इटली, कहाँ का था? मार्को पोलो इटली का निवासी था, याद रखना, ठीक ना। ठीक है ना, याद रखना। भाई साहब ने मार्को पोलो के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब मंगोल साम्राज्य अपने चरम पर था, मंगोल साम्राज्य अपने चरम पर था, उस समय भाई साहब ने क्या किया था? पूरे एशिया की यात्रा की है, पूरे एशिया की यात्रा की है, ठीक है ना। कहाँ का मार्को पोलो? वेनिस निवासी था, वेनिस था इटली का निवासी था। जन्म कब हुआ था? तो 1254 में जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? तो 8 जनवरी 1324 को मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? सिंधु घाटी, चीनी, मिस्र, मेसोपोटामिया? दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? बताओ। 164। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन है? तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता आपको मिलेगी कौन सी बेटा? मेसोपोटामिया इराक की, मेसोपोटामिया इराक की, जिसको हम लोग क्या, मेसोपोटामिया इराक की सुमेरियन सभ्यता। कौन सी? सुमेरियन सभ्यता, जो कि लगभग 3500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात सभ्यता है। यह सभ्यता टिग्रिस और फरात नदियों के मध्य में है। टिग्रिस व दजला फरात पड़ते हैं ना, तो टिग्रिस व फरात नदियों के मध्य में है, जो आज आधुनिक इराक क्षेत्र में है। सुमेरियन सभ्यता के लोग लेखन करना, गणना करना और शहरों की स्थापना करना जानते थे। क्वेश्चन है, किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी निनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? एसरहरदोन, सलमेनेसर द्वितीय, असुर बनीपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। 165 का आंसर क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा राजा वो है, है ना। असुवर बनीपाल, असीरियन राजा असुर बनीपाल ने अपनी राजधानी निन्वे में क्या किया था? एक पुस्तकालय एकत्रित किया था। उन्होंने कई शिलालेख और साहित्य ग्रंथों को एकत्रित किया था, है ना, जो आज भी प्राचीन मेसोपोटामिया के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं, ठीक है। प्राचीन मेसोपोटामिया के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती, उत्तरी सीरिया तुर्की के शासक, होवांग हो या अयात्सिंग का दोआ, या हिप्पोपोटेमस की एक प्रजाति। तो याद रखना, मेसोपोटामिया का जो अर्थ है बेटा, मेसोपोटामिया का जो अर्थ है
दो नदियों के बीच, मेसोपोटामिया का मतलब दो नदियों के बीच, दजला और फरात के बीच, है ना। मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच उपजाऊ धरती, दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। जैसे मैचो का अर्थ होता है, मैसो का अर्थ क्या होता है, मैसो का अर्थ होता है बीच, और पोटामिया का अर्थ है नदी, नदी, पोटामिया का अर्थ है नदी। तो टिग्रिस और फरात अर्थात दजला फरात नदियों के बीच में अवस्थित है, ठीक है ना। एक कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम माना जाता है। 1815 में वीना संधि के दौरान, 1815 में वीना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? प्रसा, पोलैंड, रूस या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। याद रखना, वीना संधि के दौरान 1815 में रूस आपका, सॉरी, पोलैंड, पोलैंड आपका सम्मिलित नहीं था, पोलैंड आपका सम्मिलित नहीं था, आपको पता होना चाहिए। 1815 में नेपोलियन की पराजय के पश्चात ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियों के प्रतिनिधियों ने वीना में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिख ने की थी। देखो, मैं बात कर रहा हूँ 1815 की। जब 1815 में वीना की संधि हुई थी, तो एक सम्मेलन आयोजित किया गया, वीना सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? नेपोलियन की पराजय के पश्चात। नेपोलियन बोनापार्ट की, आपने पढ़ा था 1814 तक भाई साहब बोनापार्ट क्या रहे थे? सम्राट रहे थे, पढ़ा था अपन ने। देखो 1799, 1789 में क्रांति हुई थी। 1799 से लेकर 1804 तक क्या रहे थे? काउंसिलर रहे थे, चांसलर। 1804 से लेकर 1814 शासक रहे थे, सम्राट रहे थे। 1821 में मृत्यु होती है। तो 1814 में भाई साहब हार जाते हैं, तो 1815 में क्या होता है? वीना संधि होती है, वीना सम्मेलन होता है नेपोलियन बोनापार्ट की हार के उपरांत। इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं? ब्रिटेन, रूस, पिसा और ऑस्ट्रिया सम्मिलित होते हैं। याद रखना, इस समय पोलैंड क्यों नहीं था? पोलैंड क्यों नहीं था? पोलैंड इसलिए नहीं था क्योंकि पोलैंड को स्वतंत्र रूप में नहीं छोड़ा था, इसको तोड़ दिया गया था, और तोड़कर रूस के मध्य में, प्रसा के मध्य में, ऑस्ट्रिया के मध्य में बांट दिया गया था पोलैंड को, ठीक है ना। तो पोलैंड अपने आप में स्वतंत्र नहीं था। और यहाँ पे क्या होता कि फ्रांस के आसपास, फ्रांस में पहले से जो पहले था बोर्बो वंश, बोर्बो राजवंश था, उनकी सत्ता वापस स्थापित की गई। नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद फ्रांस में बोर्बो राजवंश की सत्ता फिर से स्थापित की गई। और जब सत्ता स्थापित वहां पे की गई, तो उसके बाद उसको कमजोर करने के लिए आसपास अनेक राजाओं को बांट दिया गया, राजाओं को स्थापित कर दिया, जिससे फ्रांस कमजोर रहे, ठीक ना, याद रखना। 1904 में हार्दिक समझौता कौन सा देश शामिल था? 1904 में हुए हार्दिक समझौता, इंसियल कोडियल, बताओ। कि भैया हिंदी खतरनाक लिखिए, इंग्लिश यूनाइटेड कोडियल। 1904 में कौन सी देश शामिल था? इटली, फ्रांस, इंग्लैंड या उपरोक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं, बताओ क्या? एटेंट कॉर्डियल, एटेंट कॉर्डियल, ये आपको आ रहा है एटेंट कॉर्डियल, बताओ। इसमें फ्रांस और इंग्लैंड शामिल थे, क्या फ्रांस व इंग्लैंड सम्मिलित थे? इन दोनों के मध्य में क्या हुआ? समझौता हुआ था। इस समझौते ने जर्मन आक्रमण के सामने फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य मजबूत मैत्रीपूर्ण संबंधों की शुरुआत की थी। इस समझौते के माध्यम से समुद्र में मछलियां पकड़ने, औपनिवेशिक सीमाओं संबंधी समस्याओं का समाधान करने, मिस्र पर ब्रिटेन का अधिकार व मोरक्को पर फ्रांस के अधिकार को मान्यता देने के लिए। तो याद रखना, फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य हुआ था आपका एटेंट कॉर्डियल, 1904 में हुआ था। क्यों? जर्मनी आक्रमण के विरुद्ध में हुआ था। इसमें समुद्र की सीमाओं को निर्धारित किया गया था, औपनिवेश को समाप्त किया गया था। इसी में क्या? मिस्र पर ब्रिटेन का अधिकार और मोरक्को पर फ्रांस का अधिकार स्वीकार किया गया था। इस बातों को आपको रखना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिगुट त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है? हमने त्रिगुट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? याद है आपको? याद है कि नहीं याद है? जर्मनी के प्रभाव को बढ़ने के लिए, रोकने के लिए पढ़ा था अपन ने। तो इसमें फ्रांस था, इंग्लैंड था, रूस था।
लेकिन इसमें जर्मनी नहीं था, इसमें जर्मनी नहीं था, ठीक है, याद रखना। विदेशी संधि, त्रिदेशीय संधि त्रिकूट में रूस, इंग्लैंड, फ्रांस थे, बट इटली इसमें सम्मिलित नहीं था, ठीक है ना। चलो इसमें देखो, किस घटना को दूसरी विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? जर्मनी का सुडेटन लैंड का दावा, स्पेन का गृह युद्ध, 1931 का चीन और जापान के बीच युद्ध, 1929 का आर्थिक संकट बताओ किसे कहा जाता है? क्या रखना, स्पेन के गृह युद्ध को ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। स्पेन के गृह युद्ध को ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। स्पेन में जो गृह युद्ध था, वामपंथी व दक्षिणपंथी विचारधारा का मत हुआ था। वामपंथी रिपब्लिक सरकार को रूस का और रूढ़ी राष्ट्रवादियों को इटली व जर्मनी का समर्थन प्राप्त था। मैंने क्या बोला? वामपंथी व दक्षिणपंथियों के मध्य क्या था? युद्ध था, गृह युद्ध था स्पेन में। वामपंथी में कौन था भैया? वामपंथी को किसका? रूस की रिपब्लिक सरकार का समर्थन था। और दक्षिणपंथी लोगों को या रूढ़िवादियों के लिए इटली व जर्मनी का समर्थन प्राप्त था। यह गृह युद्ध 1936 से लेकर 1939 तक चलता है। इसमें राष्ट्रवादियों की जीत होती है। स्पेन गृह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ के दायित्व को निभाने के लिए किस पैक्ट में विभिन्न लोगों ने मिलकर यह घोषित किया कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए? युद्ध को राष्ट्रीय नीति का उपकरण न बनाया जाए, बताओ। केलोंग ब्रेंड पैक्ट, केलोंग ब्रेंड पैक्ट, पेरिस शांति समझौता, लघु मैत्री संधि। क्या रखना है इसका आंसर? क्या आपका? केलोंग ब्रेंड पैक्ट। केलोंग ब्रेंड पैक्ट वह समझौता है जिसमें 1928 में विभिन्न देशों ने घोषित किया था कि युद्ध को राष्ट्रीय नीति के उपकरण के रूप में नहीं बनाया जाएगा। इस पैक्ट का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना था। कब हुआ था? 1928 में। फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े थे? फिलिस्तीनी किनके विरोध में थे? चीनियों के, अरबियों के, यहूदियों के? ध्यान रखना, यहूदियों के विरोध में थे, ठीक है ना। 1920 में इंग्लैंड में लीग ऑफ नेशन के आदेश के तहत फिलिस्तीन ने जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद भारी मात्रा में यहूदी फिलिस्तीन से बाहर कर दिए गए, फिलिस्तीन में दाखिल हो गए थे। इसलिए फिलिस्तीनियों ने यहूदियों को बाहर निकालने के लिए युद्ध किया था। 1920 की बात है, रखना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन है आपका, किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद और यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया था और लाल कुर्ती वाला एक दल गठन किया था? बताओ, अभी बताओ। वो लाल कुर्ती अलग था आपका, एक काली कुर्ती आ गया। सॉरी, काली कुर्ती। लाल कुर्ती गैरीवाल्डी हो गई, अब ये काली कुर्ती आ गया। क्या? किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद व यहूदी के विरुद्ध प्रचार किया था, काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया था? कौन है ये बताओ। बताओ, सेको महोदय, ओसवाल्ड मोजले महोदय, बेजंती महोदय, कौन है बताओ। तो आपको याद रखना, ओसवाल्ड मोजले। कौन? ओसवाल्ड मोजले, ओसवाल्ड मोजले, ठीक है ना। उन्नीस सौ तीस के दशक में मोजले ने ब्रिटेन की उग्र यहूदी विरोधी फांसीवादी आंदोलन चलाया था। यहूदी विरोधी आंदोलन फांसीवादी, ठीक है ना, जिसके स्ट्रीट फाइटर्स, जिन्हें ब्लैक शर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, याद रखना। स्ट्रीट फाइटर्स को ब्लैक शर्ट के नाम से जाना जाता है। यहूदियों और वामपंथी विरोधी के खिलाफ हिंसा के लिए कुख्यात थे। कभी अनुदार दल तो कभी मजदूर दल के सदस्य रह चुके ओसवाल्ड मोजले ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद फांसीवाद से प्रभावित होकर इंग्लैंड में संसद और यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया था। काली कुर्ती वाले दल का संगठन किया था, हालांकि असफल रहा था। 1918 की संसद का वह सबसे युवा सदस्य था। उसने 1932 में ब्रिटिश फांसीवादी संघ की स्थापना की थी। क्या? ब्रिटिश फांसीवादी संघ की स्थापना ओसवाल्ड मोजले ने कहा 1932 में। 1932 में। क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवशाली क्रांति हुई थी? इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवशाली क्रांति हुई थी? 83 में, 78 में, 88 में, 98 में? अब क्या रखना है बेटा, घटना की 88 की, 1688 की है इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति
1688 में हुई थी। इसे रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। इसे क्या अपन लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये क्रांति जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाने और विलियम और मैरी को स्थापित करने के लिए हुई थी। किसको? जेम्स द्वितीय को सिंहासन से हटाने के लिए व विलियम व मैरी को स्थापित करने के लिए हुई थी। इस क्रांति का मुख्य कारण क्या था? राजा जेम्स द्वितीय व संसद के मध्य संघर्ष था। ठीक है ना? सप्तवर्षीय युद्ध 56 से 63 के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस देश की सेनाओं ने हार हुई थी? ये अपना कर्नाटक वॉर के समय होता ना सप्तवर्षीय युद्ध, वही है। बताओ कौन है भैया? 175 अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या रूसी? तो आपको पता है यहाँ पे फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। क्या? फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। ठीक है ना? ठीक है। 100 ईयर ऑफ वार, 100 वारों की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला थी। इंग्लैंड फ्रांस की, भारत पाकिस्तान की, फ्रांस हॉलैंड की, इनमें से किसी की नहीं? बताओ। 100 साल की लड़ाई किसकी श्रृंखला थी? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ी गई। किस बेटा? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कही जाती है। ठीक है ना? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़े हुए युद्धों की श्रृंखला है, जो कि कब 1337 से लेकर 1453 के मध्य मानी जाती है। युद्ध के परिणामस्वरूप फ्रांस ने इंग्लैंड से अपने अधिकांश भूमि वापस प्राप्त कर ली थी और इंग्लैंड की ताकत कमी आई थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध का अंत कब हुआ था? अभी अपन ने देखा कब हुआ था। 1700, बताओ, 63, 65, 70 या 75? कब? 1763 में हुआ था। 1763 में। शुरुआत कब हुआ था? शुरुआत आपका 1756 में हुआ था। ठीक है ना? और अंत कब हुआ? 1763 में हुआ था। क्वेश्चन है, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की थी? हो ची मिन, होदर वांग, वाओ दाई या फॉन वाई चाओ? किसने की थी वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी बेटा? तो है ना, हो ची मिन ने की थी। हो ची मिन ने की थी। इस बात को आपको याद रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन ने की थी, 1930 में की थी। ठीक है ना? वियतनाम को उपनिवेश की स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। ठीक है ना? वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन वाई संघर्ष, एन वाई मिलिट्री विद्रोह का क्या महत्व है? इसके परिणामस्वरूप कई राष्ट्रवादी नेताओं को फांसी दी गई। इससे फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत को चिन्हित किया गया। इससे वियत मिन की स्थापना हुई। बताओ क्या आंसर इसका? तो इससे क्या हुआ? इससे फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को चिन्हित किया गया। वैन एन वाई इम्यूनिटी के माध्यम से, 19 विद्रोह के माध्यम से 1930 में। ठीक है ना? एन वाई विद्रोह 1930 का एक वियतनामी राष्ट्रवादी प्रयास था। इस विद्रोह के बाद कई प्रमुख राष्ट्रवादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे वियतनाम में आगे राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रोत्साहित किया गया और फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष को मजबूत किया गया। क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया? मूल शीर्षक अधिनियम, आत्मसात नीति, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति, उपरोक्त में से कोई नहीं। 180 का आंसर क्या होगा? बताओ। ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासियों को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था? बताओ। ये आपका है एसिमिलेशन पॉलिसी, आत्मसात नीति। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी आत्मसात नीति, एसिमिलेशन पॉलिसी। ठीक है ना? 1 मिनट देना मुझे। आपका क्वेश्चन था क्या? ऑस्ट्रेलिया में ये हो गया था ना कि आत्मसात की नीति के तहत क्या, एसिमिलेशन की पॉलिसी के तहत आदिवासी बच्चों के परिवार से व्यवस्थित रूप से निकाला गया था। ठीक है ना? इसके बारे में बता दूं आपके लिए, एसिमिलेशन पॉलिसी है क्या चीज बेटा?
जो आत्मसात की नीति है 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान ऑस्ट्रेलिया में आदिवासी लोगों के खिलाफ एक व्यवस्थित नीति बनाई गई थी, इसमें क्या, जिसे हम आत्मसात नीति कहा गया। इस उद्देश्य के तहत क्या हुआ था, आदिवासी संस्कृति, भाषा और जीवन शैली को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संस्कृति में ढालना था। आत्मसात नीति एक सरकारी और संस्था का दृष्टिकोण था जो कि पृष्ठभूमियों से व्यक्तियों जो कि आदिवासी पृष्ठभूमियों से व्यक्तियों और समूहों को प्रमुख संस्कृति में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करता था। ठीक है ना, मतलब आप यूरोपीय संस्कृति को अपनाओ। यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न में से किन मांगों से प्रेरित थी। यूरोप में 1848 की क्रांतियां मुख्यतः निम्न में से किन मांगों से प्रेरित थी। धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता, आर्थिक समानता, समाजवाद, राजनीतिक सुधार व लोकतंत्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। 181 का आंसर क्या होगा बेटा, 181 का आंसर क्या होगा, 181 का। तो याद रखना यहाँ पर राजनीतिक सुधार व लोकतंत्र से मांगों से प्रेरित थी। राजनीतिक सुधार व लोकतंत्र की मांगों से प्रेरित थी। 1848 में यूरोप की क्रांतियां मुख्यतः राजनीतिक सुधार व लोकतंत्र की मांगों से प्रेरित थी। इन क्रांतियों में जनता ने राजशाही के खिलाफ आवाज उठाई थी और अधिक नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की मांग की थी। ये घटना उदारवादी व राष्ट्रता के विचारों को प्रदान करती है। 8वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस या चीन। 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था, बताओ। तो किसने किया था बेटा, फ्रांस ने किया था। फ्रांस ने, ठीक है ना। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया था। उस समय पर जर्मनी अनेक छोटी छोटी रियासतों में विभक्त था। इनमें रसिया था, प्रसा सबसे शक्तिशाली राज्य था। नेपोलियन ने रसिया और ऑस्ट्रिया को छोड़कर जर्मन राज्यों सहित पश्चिम यूरोप की अधिकांश हिस्सों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शासन किया था। ठीक ना। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। संपूर्णता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। लास्की, बार्गर, बार्कर, जेलिनेक, मॉर्नर, बोधो, कास्टानो। कौन है बेटा, बताओ। या आपके बेल्चन या होलेंद्र, कौन है। संपूर्णता के बहुलवादी सिद्धांत, लास्की मतलब पहले विद्वान थे जिसने इसका समर्थन किया था। लॉस्की वो पहले विद्वान थे जिसने बहुलवादी सिद्धांत का समर्थन किया था। साथ ही इसमें बार्कर, ड्यूगी और कोल जैसे विद्वान भी आपके सम्मिलित थे। ठीक ना। इस विचारधारा के अनुसार राजसत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं होनी चाहिए। ठीक ना, नहीं है। क्वेश्चन है, अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप ने किस देश से अत्युत्तम पृथक्करण की नीति अपनाई थी। अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था। अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। फ्रांस, रूस, इंग्लैंड, बताओ। अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था। कह रहा ना, इंग्लैंड, 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 ठीक ना। इंग्लैंड इंग्लैंड ने अपनी आर्थिक गतिविधि के विकास के लिए अति उत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था। इसने औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहित किया था और आर्थिक उन्नति को बढ़ावा दिया था। इस नीति के माध्यम से उन्होंने अपने संसाधनों व उद्योगों का प्रभावी ढंग से प्रबंध किया था। इसके सकारात्मक परिणाम हुए थे। ठीक ना, अति उत्तम पृथक्करण की नीति। ठीक है ना। चलो, स्प्लेंडेड आइसोलेशन। जापान में 1941 में किसकी आक्रामक सरकार का नेतृत्व किया था और सत्ता प्राप्त की थी। किसने आक्रामक सरकार का नेतृत्व किया था और सत्ता प्राप्त की थी। 1941 की बात कर रहे हो बेटा, बताओ किसने। जनरल हिदेकी तोजो, जनरल फुजिवारा, एस्टोरो फुरुवाका, कौन। तो जनरल हिदेकी तोजो, जनरल हिदेकी तोजो। ठीक ना। तो आपके हिदेकी टोजो है, हिदेकी टोजो, इनको टोजो लिखते हैं, टोजो। 1941 में प्रधानमंत्री बनते हैं और आक्रामक नीति अपनाते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध के समय महत्वपूर्ण सत्ता हासिल की थी। बतौर जनरल उन्होंने जापान की सामरिक और आक्रमण नीति को प्रोत्साहित किया था, आक्रामक नीति को प्रोत्साहित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से दो ब्लॉक अस्तित्व में आए थे। लैटिन अमेरिका, अमेरिकन ग्रुप, रूस या चीन ग्रुप। अमेरिका के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक ब्लॉक या रूस के नेतृत्व में साम्यवादी ब्लॉक।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन से दो ब्लॉक अस्तित्व में आए थे? 186 का आंसर क्या होगा बताओ? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात कौन से दो ब्लॉक अस्तित्व में आए थे? लैटिन अमेरिका अमेरिकन ग्रुप, रूस चीनी ग्रुप, अमेरिका के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक ब्लॉक और रूस के नेतृत्व में साम्यवादी ब्लॉक। बताओ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो क्या रखना? अमेरिका के नेतृत्व में प्रजातांत्रिक ब्लॉक और रूस के नेतृत्व में साम्यवादी गुट। दो आपके दो गुट बने थे, दो गुट वही है आपके, ठीक है, दो गुट। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका में प्रजातांत्रिक नेतृत्व रिपब्लिक और रूस के अंतर्गत साम्यवादी कम्युनिज्म, ठीक है। ये जो ब्लॉक थे शीत युद्ध के प्रमुख गुट बने थे, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी लोकतंत्र का समर्थन करते थे, जबकि रूस और उसके सहयोगी साम्यवाद का समर्थन करते थे। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? हीगल ने, ग्रीन ने, कांट ने या हॉबहाउस ने? 187 का आंसर क्या है? किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है? 187। हीगल, ग्रीन, कांत या हॉबहाउस? बताओ। हीगल महोदय ने, हीगल ने पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है राज्य को क्या रखना। जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक हीगल, इनका जन्म 1770 में हुआ था। कहाँ पे? स्टुटगार्ट में हुआ था। 1790 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी 20 साल की उम्र में। हीगल ने राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना है। राज्य नहीं, राजा है, राजा को, ठीक ना, ईश्वर का अवतार मानना। उनके अनुसार राज्य व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने और अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में मदद करता है। याद रखना, सेंटेंस पूछ सकता है किसका विचार है? क्या राज्य व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मदद करता है? कौन बोलता है? हीगल महोदय बोलते हैं, हीगल महोदय, ठीक है। इस बात को आपको रखना है। फिर से बोल रहा हूं, सेंटेंस याद लिखना। राज्य व्यक्ति को नैतिक जीवन जीने और अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने में मदद करता है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना जाता है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार माना जाता है। यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? यूरोप में सामंतवाद के पतन का मुख्य कारण क्या था? बता सकते हो क्या? नंबर 1, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास, किसानों की निर्धनता, सामंतिक शिक्षाचारिता, चर्च या सामंतों के मध्य अंतर्विरोध। बताओ क्या था? तो आपको पता चाहिए, चर्च व सामंतों के मध्य अंतर्विरोध उत्पन्न हुआ था, जिसके माध्यम से सामंतवाद का पतन हुआ था, एक प्रमुख कारण था, ठीक है ना। ठीक। क्योंकि जब यूरोप में चर्च और सामंतों के मध्य युद्ध होता है, तो युद्ध के कारण सामंतों की सैनिक शक्ति नष्ट हो जाती है और सामंत वर्ग सैनिक रूप से दुर्बल हो जाते हैं और सामंतवाद का अंत होता है। टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? टॉलस्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा था? निर्धन से निर्धन के समान हो, सहिंसा के समान हो, योगी के समान हो या सामान्य व्यक्ति के समान हो? तो आपको पता है टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक था। कौन था बेटा? रूसी लेखक था, जिन्हें अब तक का सबसे महान लेखक माना जाता है। टॉलस्टॉय अपनी समाधि के बारे में कहते हैं कि निर्धन से निर्धन के समान हो, मेरी समाधि निर्धनों के समान बने, ठीक है ना, झोला छाप। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन यूनानी कवि था? वर्जिल, होमर, क्विंटन हेनियस या टाइटस मेसियस लोडस? अब यूनानी कवि की बात यहाँ पे आ रही है, यूनानी कवि की बात आ रही है, आपको पता है होमर, होमर की बात करते हैं। होमर होमर प्रसिद्ध यूनानी कवि थे। इन्होंने क्या इलियड और ओडिसी नामक रचना की है, महाकाव्य इलियड व ओडिसी। इनको मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इलियड व ओडिसी नामक महाकाव्य लिखे हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? निम्नलिखित में कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? रोमन साम्राज्य की शिक्षाचारिता, रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना, दासों के विद्रोह या कृषि की अवनति? 191 क्या आंसर होगा इसका? बताओ। सामंतवाद में तो आपको याद रखना, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना, ठीक है ना, सामंतवाद के पतन का एक प्रमुख कारण था, उदय का सामंतवाद के उदय का कारण था, ठीक है ना, यूरोप में। ठीक। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बर्बर राज्यों की स्थापना सामंतवाद को उदय का कारण था। और पतन देख लिया, चर्च के साथ युद्ध होता है, सामंतों का तो पतन होता है, ठीक है ना। रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद जब पश्चिमी यूरोप में असभ्य जाति फ्रैंक लॉम्बार्ड और ग्रोथ इत्यादि ने उस पर अधिकार किया, तो बर्बर जातियों
ने अपनी सोचने ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन है, हमने इतिहास में यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसका कथन था? हमने इतिहास से सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसका कथन था? विलियम शेक्सपियर का, लियो टॉल्स्टॉय का, जॉर्ज बोनार्ड का, हीगल का? किसका कथन था? तो आपको पता होना चाहिए किसका था, हीगल का कथन, हीगल का, ठीक है ना।